डियर स्टूडेंट्स, अभी हम टेस्ट सीरीज का पहला सेट ए डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ड्यूरिंग द सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एटीपी प्रोड्यूस along with the formation of other product in this reaction. Which of the following event is associated with the production of maximum ATP molecule per molecules of glucose during this process? ओके, तो जनरली यहाँ पे यहाँ पे क्या इथेनॉल तो फॉर्म नहीं हो सकता, लैक्टिक एसिड भी नहीं हो सकता, और ये सी जो है ना बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल बताया है, तो ईस्ट सेल नहीं हो सकता, वहां चाहिए ह्यूमन सेल। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल। बाद में 9th देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब एक्स जो देखिए बच्चों, तो दिस इज एक्सॉन। ओके, अगर वाई हम देखते हैं तो वाई क्या है? न्यूक्लियस। ओके, और जेड जो है वो है डेंड्राइट्स। ओके, तो हमारा यहां पे ऑप्शन डी होता है, एक्स इज एक्सॉन, वाई इज न्यूक्लियस एंड जेड इज डेंड्राइट्स। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। ओके, अब मैक्सिमम अगर फोटोसिंथेसिस हम बात करते हैं बच्चों, तो ये कौन सा? दैट इज अ सेकंड रीजन। ओके, एंड ये जो सेकंड रीजन है, ओके, ये जो है रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं जहां पे मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और थर्ड जो रीजन है ये यहाँ पे राउंडेड सेल्स होते हैं ये। ओके, और वहां पे भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट कम होते हैं, रेक्टेंगुलर में यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन आएगा सेकंड एंड अवॉट थर्ड। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द सेकंड एंड व्हाट? थर्ड। बाद में 10th में अगर देखते हैं बच्चों, तो रिप्रोडक्शन इन द स्टारफिश टेक्स प्लेस बाय द पिजन, ओके, थ्रू ऑटोटॉमी ऑफ व्हाट आर्म्स? दैट इज अ ऑक्टोपस जो है या स्टारफिश जो है। ओके, समझ में आया? तो इसमें नो डाउट रीजनरेशन होता भी है, but no doubt they undergo a what? Fusion. Okay, a fusion में two pieces is regeneration and by missing the part. In autotrophy, which part of the central disc attached, which continue to lie, identify the what? A comet, eventually growing a new set of arm. Okay, अब offspring formed by the above method of reproduction have a greater similarity among themselves. ओके, अमॉन्ग देमसेल्स, बिकॉज अब ग्रेटर सिमिलरिटी कौन से रिप्रोडक्शन में होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। ओके, समझ में? एंड हियर इज द ऑप्शन ए इज अ इंपॉर्टेंट वन। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स। ओके, और दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों, here is asexual reproduction does not involve the what? Gametes. ओके, तो ये दोनों करेक्ट है। अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो ये रॉन्ग है, थर्ड वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बिफोर द असेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ये दोनों के दोनों रॉन्ग है बच्चों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1 and 2। बाद में 12 अगर देखते हैं बच्चों, तो when we touch the leaves of a choivi, that is the touch me not, they begin to what? A fold up, okay, which is shown in the figure. Okay, the given plant show the two type of movements, which following movements shown by this one. Okay, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो here is movement dependent show by the growth, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ये नास्टिक मूवमेंट है,
that is the independent of what? Growth. So second option is correct. Okay, and this is called as which movement? Nastic movement. फोर्थ वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट है ही नहीं है. ओके, तो ऑप्शन यहां पे होगा सी, दैट इज 2 and 3. ओके, बाद में अगर हम यहाँ पे 19th नंबर का देखते हैं तो assertion and reason है. The number of chromosome in a cell or in a germ cell is not same in a species. Okay, so this assertion is correct, true है ये. And when the two germ cell combine, they restore the normal number of chromosome in the species. This is also correct. But this is not a correct explanation of this assertion. तो आंसर क्या होगा बच्चों? बी. 20 देखो बच्चों. The maximum concentration of DDT, okay, occurs at a very first trophic level in the food chain. तो बच्चों ये तो assertion हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने पढ़ा है कि maximum concentration at the apex consumer. Okay, तो no doubt option D assertion is false क्योंकि इसका रीजन करेक्ट है. इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल केमिकल, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स होता है. ओके, समझना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ओके, तो हियर इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट. बाद में 22 देखिए बच्चों, एक आपको कार्टून दिख रहा है. ओके, अब यहां पे पूछा क्या गया है? व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोन इन द व्हाट, दैट इज द इमेज, हैव द ह्यूमन if they occupy the last trophic level. Okay, अब जनरली अगर देख रहे हैं तो ये जो फार्मर है स्प्रेइंग द व्हाट? पेस्टिसाइड. ओके, और हमने पढ़ा है पेस्टिसाइड लाइक अ डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इट ऑक्यूमुलेट एट द ईच ट्रॉपिक लेवल. ओके, and this one is persist for longer time because this is non-biodegradable. Okay, or as a result of biomagnification, here is the last trophic level has a higher concentration of this pesticide. Okay, and here is this one is dangerous to the what? Human being, because generally human being is act as an apex consumer. Okay, तो बच्चों this is a phenomena related with the what? That is a biomagnification. तो ये बायोमैग्निफिकेशन है, ये डायग्राम से कंक्लूड हो जाता है. तो एनी इसमें से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे. बाद में 23 देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी एंड डिफरेंस बिटवीन देम. तो बच्चों दीज आर द ब्लड वेसल्स, नो डाउट, क्योंकि ए देखिए बच्चों इसका डायमीटर छोटा है और बी का डायमीटर बड़ा है. अब जिसका डायमीटर छोटा होता है हमने पढ़ा है दे हैव अ थिक मस्क्यूलर वॉल. ओके, और ये जो है इसका थीन मस्क्यूलर वॉल है. तो ए जो है ये आर्टरी है और बी जो है वो वेन है. तो हम डिफरेंस किसके बीच में करेंगे? आर्टरीज एंड वेन्स. ओके, so arteries have a thick muscular wall, okay, and thin vessels has the thin wall. Okay, और second point on the basis of wall, तो आर्टरी में डू नॉट हैव एनी वॉल, उसमें वॉल नहीं होता क्योंकि बैकफ्लो होता ही नहीं है. बट वेन्स जो है दे हैव वॉल एट रेगुलर इंटरवल. ओके, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो. ओके, बाद में 24 देखिए बच्चों, here is differentiate between the barrier and surgical method. अब एक टेम्पररी मेथड है और एक सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है. तो हमको डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर एंड सर्जिकल. बट वहां पे पॉइंट दिए गए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसटीडी. ओके, तो नो डाउट हियर इज द बैरियर मेथड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसटीडी, क्योंकि कंडोम जो है वो एसटीडी को प्रिवेंट करता है. ओके, बट सर्जिकल मेथड जो है
वो किसी भी प्रकार के एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि सर्जिकल मेथड में वाज डिफरेंस को कट किया जाता है। ओके, तो इन्फेक्शन तो स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो सर्जिकल मेथड में ऐसा कोई प्रिवेंशन नहीं है या प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोविजन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो हियर इज द not permanent a what a contraception. Okay, it can be reused. ओके, तो जो बैरियर मेथड्स जो होते हैं, जैसे फीमेल में सर्विकल कैप होता है, ओके, या लूप्स होते हैं, ओके, जो डिवाइसेस है उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। ओके, नो डाउट कंडोम को हम रीयूज नहीं कर सकते, बट फीमेल कंडोम्स जो है वो सर्विकल कैप्स आती है या स्पाइरल लूप्स आते हैं, इसको बिफोर सेक्सुअल कांटेक्ट इसको लगा सकते हैं, तो वो रीयूज हो सकते हैं, प्रोविजन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बट सर्जिकल मेथड में देयर इज नो चांस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर्जिकल मेथड बच्चों ये परमानेंट मेथड है। बाद में 26 अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पे when the small particle like a dust and sand on the real eyes, her eyes start watering spontaneously as shown in the given image. Okay, to remove the she blinked and this reaction demonstrates the natural phenomena. Is the above mentioned reaction is involuntary or voluntary? No doubt बच्चों, this is the involuntary. ओके, क्योंकि वाटरिंग इन द आईज, ओके, इज अ इनवॉलेंटरी। ओके, what is the specific name of given to its pathway and that bring about this immediate reaction to the stimulus? No doubt this is a reflex action and this pathway is called as reflex arc. Okay, what are the name given to the organ that respond to the stimulus? अब respond to the stimulus, okay, no doubt this is the what effector. Okay, क्योंकि जो रिस्पॉन्स करता है वो इफेक्टर होता है। ओके, एंड द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस, नो डाउट सारे इसका रिएक्शन सेंटर जो है, ओके, क्योंकि बॉडी की सारी वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द विच ब्रेन? फोर ब्रेन। ओके, क्योंकि वहां पे अलग अलग एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बच्चों फोर ब्रेन। ओके, समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट दिस क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29. Okay, what will happen to the plant if the xylem is removed? अगर बच्चों किसी प्लांट में से अगर हम जाइलम को रिमूव करते हैं, तो जाइलम का फंक्शन ही है इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, समझ में? यानी उस प्लांट में वाटर का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा या वाटर और मिनरल स्टॉप हो जाएगा। अगर वाटर और मिनरल स्टॉप हो जाएगा, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स which causes the wilting of the what leaves and plants undergo the what death. Okay, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये धीरे धीरे स्लोअर डाउन हो जाएगी एंड रिजल्ट इनटू द व्हाट दैट इज अ प्लांट बिकम अ डेथ. ओके, गिवन इज द डायग्राम ऑफ द स्टोमेटल apparatus. ओके, समझ में? अब ये दो पॉइंट्स इसमें आना चाहिए कि रिमूव होने के बाद कि फूड और ये जो है एसेंशियल एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हमको नेमिंग करना है बच्चों। ओके, अब नेमिंग में देखो, ये जो वन है दिस इज अ एपिडर्मल सेल। ये जो वन है ना, ये एपिडर्मल सेल्स है बिकॉज द स्टोमेटा फाउंड ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ओके, टू अगर देखेंगे तो दिस इज अ गार्ड सेल, किडनी शेप सेल, दिस इज अ गार्ड सेल। और 3 जो है वो स्टोमेटल क्या है? अपर्चर। तो ये डायग्राम का हम लेबलिंग करेंगे बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 29. ओके,
जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको 1.5 मार्क्स है, और ये 3 लेवल को 1.5 मार्क्स है बच्चों। तो ईच लेवल, करेक्ट लेवल कैरी हाफ मार्क्स, ऐसा इसका वेटेज है। बाद में अगर हम 30 क्वेश्चंस देखते हैं, तो व्हाई इज द डैमेज टू द हियर्स लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओके, तो लेयर एक्स जो है ये अर्थ के ऊपर है, तो दिस इज द ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर अगर रिप्रेजेंट करता है एक्स, ओके, तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न इज अ डेंजरस वन। ओके, क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर की थिकनेस अगर कम होती है, बिकॉज ओजोन लेयर इज कॉल्ड एज द अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, because it traps the harmful ultraviolet radiation coming from the water sun। ओके, समझ में? अगर ये लेयर रिड्यूस होती है तो यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ तक आ जाएंगे बच्चों। अगर वो डायरेक्ट अर्थ तक आ सकते हैं तो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेंगे। दे डायरेक्टली पेनिट्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड कॉजेज द स्किन कैंसर। ओके, समझ में? और ये स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट ऑफ आईज होगा। ओके, और ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि अर्थ पे जो एक पोल्यूटेंट निकल रहा है उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, एज अ कूलेंट। ओके, तो ये इस थिकनेस को रिड्यूस कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट इस कॉज ऑफ कंसर्न में आने चाहिए। ओके, तो दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब ये 35 नंबर का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अब यहां पे सीता रिसेंटली लर्न अबाउट द मेथड कॉल्ड एक्स इन हर साइंस क्लास। This method involved a certain higher plant reproducing by generating a new plant from the vegetative part. Okay, so no doubt this is a vegetative propagation. But बच्चों, this one is takes place in laboratory. तो identify the method X. No doubt this is a tissue culture. ये टिश्यू कल्चर है। ओके, समझ में? Briefly explain the 3 advantages of using this process by growing the certain type of plants। ओके, हमको इसके एडवांटेजेस लिखना है। ओके, तो एडवांटेजेस आएंगे बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो नो डाउट दिस इज द टिश्यू कल्चर, बट इट अकर इन अंडर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या लिखेंगे? It bear a what? That is a more fruits and flower earlier as compared to the seed bearing plants। ओके, तो इसको फ्लावर्स ज्यादा आते हैं, फ्रूट्स ज्यादा आते हैं, अर्ली आ जाते हैं, तो फार्मर को बेनिफिट मिलता है। ओके, अब सेकेंड वन, इजियर एंड मोर रैपिड मेथड ऑफ प्लांट। ओके, यानी इसमें ग्रोथ जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है। ओके, समझ में? एंड इसमें और इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, बिकॉज इट डू नॉट शो द वेरिएशन, बिकॉज इट द काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रिजर्व, दैट्स व्हाई द न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द व्हाट? दैट इज अ पेरेंटल प्लांट। Okay, so this one is important, and therefore the better quality of the plant can be what? Maintained। ओके, तो अच्छी क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मेंटेन होती है। और बच्चों ध्यान में रखना, ये जो है ये 3 मार्क्स है, ऊपर का 1 मार्क्स है। ओके, अब यहाँ पे सी देखो, सिलेक्ट द 2 प्लांट from the following list and commonly propagated by this method। ओके, अब इस मेथड से कौन से प्लांट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं? ओके, तो 2 प्लांट्स कहा गया है? तो दिस वन इज बनाना एंड व्हाट? जास्मिन। ओके, तो बनाना और जास्मिन दे कैन बी प्रोपोगेटेड
फ्रॉम द व्हाट, बिकॉज दे डू नॉट बियरिंग द व्हाट, अ सीड। ओके, समझना, ये इसको सीड नहीं होता है, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोपोगेट कर सकते हैं। गेहूं, व्हीट एंड ग्राम जो है, दे कैन इजीली ग्रोन बाय द सीड, वो तो सीड बियरिंग प्लांट्स है। तो इसमें से यहाँ पे ध्यान में रखना बनाना एंड अवॉट जैस्मिन, क्योंकि व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम दे आर द सीड बियरिंग प्लांट्स। ओके, तो दिस वन इज कैरी अवॉट 1 मार्क। ओके, तो ऐसा इसका 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका और देखिए बच्चों, which process will likely disturb if the part is labeled P is removed from the flower। ओके, अगर ये P को रिमूव करते हैं तो बच्चों ये P जो है ना, ये ओव्यूल है। ओके, अगर इस ओव्यूल को हम यहां से निकाल देते हैं, ओके, तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, because inside the ovule there is the presence of the female gamete, that is the egg cell। Okay, and if there is a impossible, means there is no any fusion of gametes without this ovule। Okay, and in such cases there is no seed formation। ऐसे प्लांट में या ऐसे फ्लावर में सीड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ओके, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब बी का 1 देखिए, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड वेयर दीज पार्ट्स आर लोकेटेड। ओके, आपको उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताना है। ये भी बच्चों 1 मार्क का ही है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स 2 ही होते हैं, एक मेल और फीमेल। मेल इज स्टेमन एंड फीमेल इज व्हाट, कार्पल। ओके, एंड दे आर लोकेटेड इन द वाटर फ्लावर। ओके, समझ में? तो ये भी 1 मार्क का है। अब इसका 2 जो है वो 3 मार्क का है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बच्चों यहां पे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, एंड यहां पे डायग्राम को ही 2 मार्क्स है। ओके, और यहां पे हमको एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच प्रोड्यूस द व्हाट, पोलन ग्रेन, एंड कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें ओवरी होती है, मिडल में स्टाइल और बाद में क्या होता है, स्टिग्मा, और ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। ओके, तो इतना ही लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन को 1 ही मार्क और डायग्राम को 2 मार्क है, तो ऐसे करके इसका 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। ओके, डन। अब बच्चों यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये केस स्टडी है, एंड केस स्टडी ऑन द हेरिडिटी। Purnima has a green eye, while her parents and brother have a black eye. Okay, Purnima's husband Ravi has black eye. Okay, with his mother green eyes and a father black eyes. तो given information में ग्रीन आईज कम है और ब्लैक आईज ज्यादा है। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, इज द ग्रीन आई कलर इज अ डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट? तो 100% दिस वन इज अ रेसेसिव ट्रेट। ओके, समझ में? क्योंकि इट इज एक्सप्रेस ओनली इन अ होमोजाइगस कंडीशन। ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन में ही आ रहा है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो यहां पे कम है। यानी अगर आप देखेंगे तो पूर्णिमा फीमेल है और मदर भी फीमेल है, तो वहां पे होमोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है। ओके, तो यहां पे नंबर ऑफ ग्रीन आई कम है और ब्लैक आई ज्यादा है, यानी ग्रीन क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। ओके, अब what is the possible genetic makeup of पूर्णिमा's brother eye color? अब पूर्णिमा का जो भाई है उसके आंखों का कलर क्या है? तो उसके पेरेंट्स जो है, ओके, एंड ब्रदर, while her पूर्णिमा's a brother have a what, that is a what is the possible genetic makeup of the पूर्णिमा's brother eye color? तो यहां बच्चों while her parents and brother have the black eyes। ओके, अब यहां पे अगर हम इसको
कैलकुलेट करते हैं तो जो बच्ची है वो होमोजाइगस क्रिएट हुई, यानी पूर्णिमा का जेनोटाइप क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। ओके, समझ में। बट इसकी जो इसका जो भाई है उसका जेनेटिक मेकअप क्या आएगा, कैपिटल बी एंड व्हाट, स्मॉल बी। या हो सकता है इसका कैपिटल बी भी तुम्हारे दिमाग में आए। ओके, बट कैपिटल बी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों पेरेंट के आंखों का कलर क्या है, ब्लैक। ओके, समझ में। वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव द ब्लैक आईज बोला है, यानी ये जो है ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है। ओके, समझ में। तो यहां पे दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस जब हो जाएंगे तो पॉसिबल अगर जेनेटिक मेकअप अगर आता है तो इसको हम कैलकुलेट अगर करते हैं बच्चों। ओके, तो ये बी, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। अगर मैं पहले का तीसरे के साथ करता हूं तो कैपिटल बी एक ही आएगा। और पहले का अगर मैं, ओके, ये पहले का तीसरे के साथ जाता हूं तो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। ओके, अब दूसरे का तीसरे के साथ जाता हूं तो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, और इसका स्मॉल बी आएगा। तो ज्यादा कौन मिल रहे हैं हमको, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसीलिए आंसर आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, वो हेटेरोजाइगस होगा। ओके, अब इसका सी देखो, what is the probability of the offspring of the Purnima and Ravi will have a green eye? Okay, अब पूर्णिमा एंड रवि, अब पूर्णिमा के आंखों का जो कलर है वो ग्रीन है, तो वो होमोजाइगस होगा, स्मॉल बी। और रवि जो है इसका कैपिटल बी स्मॉल बी क्यों होगा, क्योंकि यहां पे देखो बच्चों कि रवि जो है उसके आंखों का कलर ब्लैक बताया, बट मदर का आंखों का कलर क्या बताया, ग्रीन, और फादर का क्या बताया, ब्लैक। तो इसीलिए इसका जेनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बच्चों ये जो है ये हम पढ़े हैं, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ओके, और जब टेस्ट क्रॉस होता है तो रेशो क्या आता है, 1:1, and a 50% offspring have the which color, that is a green eye color. Okay, अब इसका और देखो बच्चों, उल्टा पूछा है कि 50% offspring of the पूर्णिमा ब्रदर आर ग्रीन आई। ओके, with the help of cross show how it is possible। अब पूर्णिमा के भाई का जेनोटाइप हमारे पास है। ओके, अब यहां अगर 50% बोला है तो रेशो क्या आना चाहिए, 1:1। ओके, अगर 1:1 आया तो उसकी वाइफ क्या होगी, होमोजाइगस। ओके, एंड ए हाइब्रिड इनटू रिसेसिव, तो 50% पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन अगर होता है, टेस्ट क्रॉस ही होगा, तो ये कॉम्बिनेशन होगा तो 1:1 आएगा बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, दैट इज अ सेट ए। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू। Hello students. So today we are going to discuss about the class 10th test series set A paper chemistry. The first question is, which of the following is a thermal decomposition reaction? Okay. So thermal decomposition reaction का एग्जाम्पल कौन सा है हमें बताना है। देखिए, H2O gives H2 plus O2, हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलिटिक का है। AgCl में सनलाइट लगता है, H2 plus Cl2 कॉम्बिनेशन है तो ये हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर होगा C, दैट इज ZnCO3 डिकम्पोज टू गिव्स अस ZnO and CO2। Question number 2. The salt present in tooth enamel is, your correct option is A, that is calcium phosphate. Question number 3. Which of the following metals liberate hydrogen gas with 5% HNO3, that is nitric acid? तो हमें पता है सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट है जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कौन से बोलिए वो, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। Which of the following is our
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जहां पे हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज 2, 3 एंड 4। Next is question number 5. Which of the following options correctly represent the parent acid and base of sodium sulfate salt? तो हमें बताना है कि हमारा ये जो सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, ओके, ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। क्योंकि हमें क्या बताया सॉल्ट कैसे बनते हैं? व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो हमें एसिड ढूंढना है और बेस ढूंढना है किसका? सोडियम सल्फेट का। तो देखिए ऑप्शन ए में एसिड है HCl, लेकिन सोडियम सल्फेट में कहीं पे भी क्लोरीन नहीं है, ठीक है, मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट है H2SO4, इसमें सल्फेट है, हो सकता है। NaCl सॉल्ट है, ये बेस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ओके। सी देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फेट है। NaOH इसमें सोडियम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज पेरेंट एसिड इज H2SO4 एंड पेरेंट बेस इज NaOH। क्वेश्चन नंबर 6, MnO2 plus 4HCl gives you MnCl2 plus twice H2O plus Cl2. The above reaction that is a redox reaction। हमें बताना है कि जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम रिडॉक्स क्यों कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो MnO2 है, ओके, मतलब Mn के साथ पहले यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन, लेकिन अब Mn के साथ क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड हमें क्या बताया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यस, गॉट इट। यहां देखिए HCl क्लोरीन के साथ कौन है? हाइड्रोजन, लेकिन यहां देखो Cl2 क्लोरीन अकेला है, तो यहां क्या हुआ बोलो? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बोलिए? ऑक्सीडेशन, राइट। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? सर MnO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन, मतलब MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। सो मेरा करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन है जहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपको पता है डिकम्पोजिशन है। बर्निंग ऑफ अ कोल, कोल का जो मेन कंटेंट है वो क्या है? कार्बन। जब हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो कार्बन कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, कार्बन कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, क्या देगा? CO2। तो मैं बोल सकता हूं क्या ये कॉम्बिनेशन है? यस। बर्निंग ऑफ मीथेन CH4 है ना, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हम उसे कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, बर्निंग ऑफ कोल वेयर कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन एंड रीजन में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? असर्शन ए, डिफरेंट मेटल्स हैव different reactivities with water and dilute acids। सही बात है, ओके। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी सही बात है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। हमें देखना है क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो हमारा आंसर है ए, दैट बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोल रहा है? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट solution involves displacement
बाय कॉपर मेटल। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका फॉर्मूला है AgNO3। ओके, कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस। क्लियर है इतना? अब हमें इस सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग कॉपर। ओके, हमें क्या पता है? सर वी नो डैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ओके, since copper is more reactive than silver, so copper will displace silver from its salt solution। तो क्या मिलेगा आपको? कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसमें हमें ध्यान में रखना है कॉपर की वैलेंसी है 2 और नाइट्रेट की NO3 की वैलेंसी है 1। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला आता है CuNO3 होल ट्वाइस। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो सीधा CuNO3 लिख देते हैं, बट ध्यान देना है फॉर्मूला है CuNO3 होल ट्वाइस एंड देन आप इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ओके, चलिए और में देखते हैं शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X। तो ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है हमारा X, हमें पता है वो कौन सा होगा? कॉपर। यस, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अब ये हीट करने के बाद ब्लैक हो रहा है तो कंफर्म हो गया कि भैया कॉपर की बात की जा रही है। ओके, नेम द एलिमेंट X। तो बोलो X क्या होगा? सर कॉपर होगा। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड ये होगा CuO। गिव बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए 2Cu प्लस O2 ऑन हीटिंग गिव्स यू CuO। इसका नाम क्या बोलो? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कलर क्या है? ब्लैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएशन पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। उन्होंने जो क्लास 9th में पढ़ा है दैट मेटल्स आर लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मेटल्स आर सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ, ये वाला आंसर लिखते हैं। बेटा ये आंसर हमें नहीं लिखना है, राइट? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं है, राइट? चलिए तो देखिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड, हमें पता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ओके, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो बोलो क्या बन गया पॉइंट? दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर। ठीक है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, तो हमने पढ़ा है व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड इट गिव्स मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बोलो दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से, ये हमें पता है, राइट? रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो ध्यान देंगे कि जो मेटल्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस से, वो कौन से टाइप का कंपाउंड बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। ओके, नॉन मेटल कौन से टाइप का बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ध्यान देंगे मेटल जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब इनकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल्स की रिएक्टिविटी पे। नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Question number 1. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर। ओके, तो हम जब मिल्क में बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसका पीएच किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? स्लाइटली बेसिक की तरफ। What do you expect to observe when this milk come to a boil? Why does this milk take a long time to set into curd? देखिए पहला,
Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? देखिए हमें पता है कि अगर हम समर सीजन में, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा होती है तो मिल्क में जो लैक्टोबैसिलाई रहते हैं, ओके, उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है और वो लार्ज अमाउंट में लैक्टिक एसिड सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण जो पीएच है वो लेस देन 7 हो जाता है. So to prevent the decay of milk by the action of bacteria, हम क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, जो क्या करता है, which shift the pH from 6 to slightly greater than 7, जिससे कि हमारा जो मिल्क है वो डिके होने से बच जाए. क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन दिस मिल्क कम टू अ बॉयल? देखिए हमने क्या डाला है उसमें, बेकिंग सोडा. क्या होता है बेकिंग सोडा? NaHCO3. हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं वो क्या देगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O. यस, इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ऐसी इक्वेशन है, राइट? क्लियर है? ये जो सोडियम कार्बोनेट है कैसा सॉल्ट है सर? बेसिक सॉल्ट है. इसका टेस्ट क्या है? बीटर. Yes. So on boiling this milk, it becomes slightly bitter in taste. क्यों? क्योंकि वहां क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका टेस्ट क्या है, बीटर. ओके. Why does this milk take a long time to set into curd? कर्ड में क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड. हमने क्या ऐड किया है, बेकिंग सोडा, जो कि क्या है, बेसिक सब्सटेंस है. सो पहले कुछ समय क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड जनरेट हो रहा है उसको ये बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करते जाएगा. गॉट इट? दैट्स व्हाई इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड. देखिए, एज द बैक्टीरिया दैट चेंज मिल्क टू कर्ड आर लेसर एक्टिव इन द अल्कलाइन मीडियम, यस, इट टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का. और compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट. तो बेटा हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट है कि जो भी सब्सटेंस एसिडिक है उनकी पहली कंडीशन है कि उनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए. सेकेंड, उनकी टेंडेंसी होना चाहिए दैट इन देयर एक्वेस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट टू गिव H plus ion. Only those substances which contain hydrogen and have a tendency to dissociate in aqueous solution and give H plus ion are acidic in nature. ठीक है. मैं अगर अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल किसे कहते हैं, इथाइल अल्कोहल. आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH. तो इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 6. अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, इसके पास कितने, इसका फॉर्मूला क्या बोलो, C6H12O6. इसके पास कितने हाइड्रोजन है बोलो, 12. राइट? क्लियर है इतना? तो दोनों के पास हाइड्रोजन तो है बट स्टिल ये एसिड नहीं है, तो हमें प्रूव करके बताना है. ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने एक्वेस सॉल्यूशन में H plus आयन नहीं देते. तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक बीकर ले लिया. इस बीकर में हमने ले लिया यहाँ पे एक रबर कॉर्क, इसमें हमने 2 आयरन नेल फिट कर दिए. इनको हमने कनेक्ट किया बैटरी से, बल्ब से और स्विच से. अब यहाँ पे मैंने लिया है ग्लूकोज सॉल्यूशन. जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. जब ये आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, है ना. तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये H plus आयन नहीं दे पा रहे. सेम एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है. अब आपको क्या करना है, एपरेटस जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, सिर्फ जो ग्लूकोज सॉल्यूशन हमने लिया था, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन अब हमें लेना है अल्कोहल सॉल्यूशन. तो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अल्कोहल से, देन यू विल कम टू नो कि अगेन यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, और उसका एक ही रीजन है दैट
alcohol and glucose do not dissociate in aqueous solution and hence does not produce H plus ions although they contain hydrogens. Since they are not producing H plus ions, so that's why they are not categorized as acids. Okay. Now section D, question number 34. A, define the term functional group. ठीक है, तो बोलो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सर फंक्शनल ग्रुप एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, राइट? सो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच डिटरमाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. तो हमें क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट इन द गिवन कार्बन कंपाउंड. देखिए पहला कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O CH. ओके, क्लियर है इतना? तो यहां पे देखिए ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोनिक ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट आइए सेकेंड वन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. B, what happens when ethanol react with acidified potassium dichromate solution? Write chemical equation for the reaction. Why is this reaction considered an oxidation reaction? तो आपको बताना है कि जब आप इथेनॉल में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, और इस रिएक्शन को आप क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. देखिए CH3 CH2OH इथेनॉल, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या प्रोड्यूस करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन. एंड इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड. गॉट इट? तो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है? इथेनोइक एसिड. इसे ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करा रहा है? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट. C, write chemical equation for the reaction of ethanoic acid with sodium hydroxide. तो देखो इथेनोइक एसिड क्या है? एसिड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. तो बोलो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. इथेनोइक एसिड रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का. और write the chemical equation of the preparation of soap from an ester, that is CH3COOCH3. what is the name of this process? तो आपको सोप बना के बताना है. तो देखो CH3COOCH3 प्लस NaOH, ठीक है, ये हमें देगा CH3CONa, दैट इज सोडियम इथेनोएट, यह है सोप, प्लस CH3OH, दैट इज मिथेनॉल. ओके, अब यहां पे क्या प्रिपेयर हुआ? सोप. इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. इलेबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन. इलस्ट्रेट मिसेल विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम. आइए देखिए क्या बोल रहा है. सबसे पहले दैट soaps are molecules in which the two ends have differing properties. हमें पता है एक एंड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक. दूसरा एंड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक. One end is hydrophilic, that is water loving, that is it dissolves in water, while the other end is hydrophobic, that is water hating, that is it dissolves in hydrocarbons. The molecules of soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. Okay, the ionic end of soap dissolves in water while the carbon chain dissolves in oil. The soap molecule thus forms structure called micelles, where one end of the molecules
is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This forms an emulsion in water. The soap micelles thus help in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean. ठीक है, और ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मिसेल का, जहां पे सेंटर में होगा ऑयल ड्रॉपलेट, ओके, और इस ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड करेंगे सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, कौन से पार्ट से, बोलो, हाइड्रोफोबिक पार्ट से, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो देखो बाहर की तरफ है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 37. The metals produced by various reduction processes are not very pure. Okay, they contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metal is electrolytic refining. देखो क्या बोल रहा है, what is the cathode and anode made of in the refining of copper by this process. तो बोलो कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कैथोड में क्या लिया जाता है, सर प्योर कॉपर, और एनोड पे हम किसको लेते हैं, इम्प्योर कॉपर को, ओके। नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला क्या है उसका, CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए हमें क्या पता है दैट जब हम करंट पास करेंगे, ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होता है, बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एनोड का जो इम्प्योर कॉपर है वो डिसॉल्व होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, Cu2 प्लस आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। कैथोड पे ये जो Cu2 प्लस आयन है फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द कैथोड और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये प्योर कॉपर के फॉर्मेट में डिपॉजिट हो जाएगी। इन दिस प्रोसेस जो एनोड है उसका मास कम होते जाएगा बिकॉज जो इम्प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते आ रहा है, और जो कैथोड है वहां पे जो प्योर कॉपर है उसका मास इंक्रीज होते जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर। और यू हैव 2 बीकर्स A and B containing copper sulfate solution. What would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A and a strip of silver in beaker B? क्लियर है, तो हमने 2 बीकर ले लिए, बीकर A एंड बीकर B। दोनों बीकर में क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट, ओके। बीकर A में लिया है हमने जिंक एंड बीकर B में लिया है हमने सिल्वर, ठीक है। हमें क्या पता है, सर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और जो ब्लू कलर है किसका, कॉपर सल्फेट का, वो चेंज हो जाएगा किसमें, कलरलेस में, बिकॉज द कलर ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज कलरलेस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ बीकर बी, सिल्वर, वी नो डैट सर सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ओके। जो सिल्वर रहेगा और कॉपर सल्फेट वो एज इट इज रहेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ओके। तो ये था केमिस्ट्री वाला पोर्शन, आई होप आपको समझ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस का सेट ए का फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन इस सेट में आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 13। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे आज आपको दे दिया है U,
ओके, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहां पर f दे दिया है कॉन्वेक्स का, मिरर का। द इमेज विल फॉर्म, ओके, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जनरली जो इमेजेस बनती है दैट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बिहाइंड द मिरर। इस सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इस सेट में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15। A spherical mirror and a spherical lens each have a focal length of -10 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, एक स्पेरिकल मिरर भी है और स्पेरिकल लेंस भी है, और दोनों का फोकल लेंथ हमें दिया है -10 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो हम जैसे कि सब जानते हैं, ठीक है, अगर आपका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो देन इट इज अ कॉनकेव मिरर। ओके, और अगर फोकल लेंथ लेंस के लिए भी नेगेटिव है तो वो भी कॉनकेव लेंस ही होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, दैट इज बोथ द मिरर एंड द लेंस विल बी कॉनकेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। Two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. Okay, the current through 100 watt bulb is 1 ampere. ध्यान रहे, दो बल्ब है, दोनों की दोनों सीरीज में लगे हैं, उसमें से एक बल्ब का जो करंट है वो हमें दिया हुआ है, 100 वाट के बल्ब का करंट दिया है 1 एम्पियर। हमें पूछ रहा है द करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी, क्योंकि अब ये सीरीज में है तो हम जैसे कि जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल रिमेन सेम। तो अगर 100 वाट से 1 एम्पियर जा रहा है तो 40 वाट से भी 1 एम्पियर ही जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1 एम्पियर। ओके, तो ये था एमसीक्यू पैटर्न। अब हम आते हैं इसके असर्शन एंड रीजन पर। क्वेश्चन नंबर 18। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स। ओके, तो जैसे आप जानते हैं हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है दैट इज कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो जब भी उस पर सनलाइट पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेस को फोकस से पास करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। ओके, कॉन्सेंट्रेट करेगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं। रीजन दिया है कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जेस द रे लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट टू अ पॉइंट। यस, तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन ए। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी के तरफ। तो सेक्शन बी में हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें और भी रहता है। What is meant by power of accommodation of an eye? तो जनरली यहां पर हमें लिखना है उसका डेफिनेशन और उसके बारे में एक लाइन। ओके, जैसे अभी हमारे यहाँ के मॉडल आंसर में दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक डेफिनेशन दिख रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना by changing the focal length or converging power of its lens is called power of accommodation. ओके, तो बच्चों यहां पर प्रॉपरली आप लोग कीवर्ड्स वगैरह को यूज करेंगे और ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखने पर आपको मिल जाते हैं 1 मार्क, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क का है तो यहां तक आपको मिल जाएंगे 1 मार्क। और 1 मार्क के लिए कम से कम इतना तो लिखना चाहिए कि फॉर अ नॉर्मल आई द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन इज अबाउट 4 डायोप्ट्रा। ओके, तो इसको लेकर भी आपको मिल जाएंगे 1 मार्क। ठीक है, अब हम इसी के और के क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो क्वेश्चन जो और वाला दिया है वो काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। ठीक है, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। तो ध्यान रहे वो लास्ट बेंच में बैठा है, बोर्ड उससे काफी दूर है, मतलब उस बच्चे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है।
सो द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है, और हमसे पूछा है कि हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पार। ओके, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 भी काफी इजी था। अब हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में फिजिक्स के आपको जनरली 3 क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये डायग्राम बेस्ड है और इजी भी है। हमें 3 इनकम्प्लीट डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहां पर 3 डायग्राम्स देख पा रहे हो। हमें ये करना है, शो द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केसेस। ओके, तो यहां पर अभी आपको जो मिरर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं हमारा पहला डायग्राम, तो यहां पर ऐसा होगा कि आपकी लाइट रे फोकस से आ रही है। ठीक है, आपकी लाइट रे फोकस से आ रही है, तो सीधी सी बात है इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से वो हो जाएगी पैरेलल। फोकस से आ रही है, पैरेलल चली जाएगी। सिमिलरली डायग्राम नंबर 2 में भी वही होगा, वहां पर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो वहां पर भी आपकी रे क्या हो जाएगी, पैरेलल। और थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हैं आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पोल पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है, सेम एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज रूल नंबर 4, ओके, फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम ऑफ अ मिरर। इसका आप कंप्लीट सोल्यूशन आप नेक्स्ट स्लाइड में देख भी सकते हैं। ठीक है, पैरेलल आई फोकस से गई, सेकेंड डायग्राम में भी हम वही देख रहे हैं, और थर्ड डायग्राम में रूल नंबर 4 लगा हुआ है। ओके, अब हम सेक्शन सी के 32 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन लाइट चैप्टर का है, काफी इजी न्यूमेरिकल है, तो चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो हमें सबसे पहले दिया है ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, तो जनरली हम ऑब्जेक्ट के हाइट पे क्या लिखते हैं, +4, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा इरेक्ट रखते हैं। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो हमें दे दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, इसलिए यू हमेशा माइनस रहेगा। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब मिरर हमारा कॉन्केव है, तो हम ये जानते हैं कि कॉन्केव मिरर के लिए हमारा एफ और आर जो रहता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हमारा जो फोकल लेंथ रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा, तो -15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मुझे निकालना है v, पोजीशन ऑफ द इमेज पता करना है, क्योंकि स्क्रीन वही है तो इमेज भी वही बनेगी। नेक्स्ट हमें पूछा है साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज h2, या आप इसे h' भी लिख सकते हैं। ओके, और लास्ट में हमारे को इस पूरे सिचुएशन का डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना था v, तो डेटा में हमें दिया है u और f। ओके, तो u और f से और मिरर फॉर्मूला लगाकर, यहां पर देखिए हमने मिरर फॉर्मूला लगा दिया, 1/v + 1/u = 1/f, और यहां से हम पूरा कैलकुलेशन करते हुए v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर v आ रहा है -75/2 सेंटीमीटर या फिर -37.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्योंकि v माइनस है, ओके, मतलब आपका इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है, कॉन्केव मिरर है, और सबको पता है कि कॉन्केव मिरर में अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो वो इमेज कैसी कहलाएगी, रियल। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो यहां पर हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1, या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं h'/h, ओके, -v/a। तो हमें यहां पर निकालना है h2। ओके, हम इसको यहां पर अकेला रख देंगे, बाकी सबकी वैल्यूज को पुट करके हम यहां पर ध्यान रखना है कि सारे साइन कन्वेंशंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे प्लस है तो प्लस भी लिखना पड़ेगा, इट इज बेटर। तो हमने जब सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा h2 क्या आ रहा है, -6 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा h है वो तो +4 था, पर हमारा जो इमेज बन रहा है
दैट इज -6। अब देखिए जब हम लोग साइज की बात करते हैं तो जनरली हम लोग साइन को कंसिडर नहीं करते। ओके, आपका h दिया था, h1 दिया था 4, h2 आ रहा है 6, मतलब अब आपकी इमेज बन रही है मैग्नीफाइड। ओके, और माइनस मतलब इन्वर्टेड। ओके, तो आपकी इमेज क्या बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और आपका इमेज क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। ओके, तो मिरर के देर आर टोटल 8 डायग्राम्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर के पहले 6 डायग्राम। अब हमें यह सोचना है कि उन 6 डायग्राम में से कौन सा डायग्राम में आपका, ठीक है, कॉनकेव मिरर में कौन से डायग्राम में, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो वो है डायग्राम नंबर 4 यानी M4। ठीक है, मिरर 4 M4 वाला डायग्राम आपको यहां ड्रॉ करना है। तो इतना जब सब कुछ करेंगे तो जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 33। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड लिस्ट द 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लाइंस। ओके, तो मिनिमम हम 2 लिखना है वहां पर। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के 2 डेफिनेशन दिए गए। तो बेटा आपको जो भी डेफिनेशन इनमें से अच्छा लगे आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहां पर सेकंड डेफिनेशन पर जाएंगे। A magnetic lines of forces may be defined as the curve, the tangent to which at any point it gives the direction of magnetic field. तो जैसे हमें पता है हमारा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ। तो अगर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड से एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो टैंजेंट हमें किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये वही लिखा था, इट इज द कर्व द टैंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पर आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं और इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हमें यहां पर 2 प्रॉपर्टीज बतानी थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, हमने यहां पर 4 लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहला है द मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। तो बाहर में वो नॉर्थ से शुरू होती है और खत्म साउथ पे होती है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में वो साउथ से नॉर्थ जाती है। फिर यहां पर नेक्स्ट है कि 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। गॉट इट? तो 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। और लास्ट है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम सब जानते हैं कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रहता है, स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वहां लाइंस काफी पास पास रहती है। तो ये 4th पॉइंट कह रहा है कि लाइंस जितनी पास रहेगी, द रिलेटिव क्लोजनेस इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पे रहता है बच्चों, पोल्स पे रहता है। ओके, गॉट इट? तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज है, इसमें से आपको कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिखनी थी। गॉट इट? चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 36 है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहां पर भी और रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज अ सोलोनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलोनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। तो चलिए हम इसको सेक्शन वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सोलोनॉइड का डेफिनेशन देखना था। तो यहां पर सोलोनॉइड का आपको डेफिनेशन दिखाई दे रहा है। अ सोलोनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल विथ मेनी क्लोज टर्न्स, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सोलोनॉइड का यहां डेफिनेशन हो गया, इस पर आपको मिल जाएंगे 1 मार्क। और अब यहां हमें 2 डायग्राम बनाने थे। एक डायग्राम बनाना था सोलोनॉइड का और दूसरा डायग्राम बनाना था बार मैग्नेट का। ओके, इफ पॉसिबल दोनों डायग्राम को आप अपनी आंसर शीट में आजू बाजू ही बनाएंगे। ओके, अच्छा, तो हमारे दोनों डायग्राम बन गए। प्लस हमें यह भी बोल रहा है कि लिस्ट द 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द 2 फील्ड। अभी जो 2 हमने डायग्राम बनाया सोलोनॉइड और बार मैग्नेट का, इनके कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी हमें बताने हैं। तो सर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में सबसे पहले आता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड कैन बी चेंज्ड व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड।
ठीक है। तो हम सोलेनोइड का देखिए करंट बढ़ा सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो सोलेनोइड का हम मैग्नेटिक फील्ड कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, बट एक बार मैग्नेट के फील्ड स्ट्रेंथ को हम ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला फीचर दोनों के बीच में। दूसरा फीचर दिया है सोलेनोइड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द कॉइल व्हाइल बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड में अगर अपन ने सॉफ्ट आयन को डाला, ठीक है, तो जब तक करंट रहेगा तब तक वो मैग्नेट रहेगा, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। पर बार मैग्नेट से हम लोग हमेशा की हमेशा परमानेंट मैग्नेट ही बना सकते हैं। ठीक है, सोलेनोइड में हम टेम्पररी भी बना सकते हैं, परमानेंट भी बना सकते हैं, बट बार मैग्नेट में हम टेम्पररी मैग्नेट नहीं बना पाएंगे, हम बना पाएंगे सिर्फ परमानेंट। तो ये हुआ आपका सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन अ सोलेनोइड एंड अ बार मैग्नेट। ओके, तो ये हुआ हमारा एक सेट। इसका और एक है और में, तो पहला क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसमें भी हम पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने बनाया है यहां पर स्ट्रेट वायर का डायग्राम। ओके, तो हम यहां देख रहे हैं किस तरह से पूरा कनेक्शन किया गया है, कार्डबोर्ड है, लेबलिंग प्रॉपरली करना है अपने को, कार्डबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। ओके, फिर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई दे रही है, हमने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाया है, करंट ऊपर जा रहा है तो आपकी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। तो डायग्राम बहुत अच्छा बनाइए और हो सके तो डायग्राम विजिबल लेबलिंग के साथ प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाइए। ओके, तभी आपको बच्चों मार्क्स मिलेंगे। तो ये था 36 का ए वाला। और सेकेंड वाला ऑप्शन दिया है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ड्यू टू, ठीक है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करंट, इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कॉइल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ओके, तो यहां पर हमें यह बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है, यहां पर तो हमने काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, पर जनरली बच्चा अगर चाहे तो एक स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकता है। जैसे पहला था द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल। तो यहां पर वो इतना भी लिख दे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, दूसरा है द magnitude of magnetic field produced at a point in a current carrying coil is inversely proportional to the distance of the point from the coil. That is, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो जहां डिस्टेंस होगा कम तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ज्यादा। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ओके, तो ये समझ लीजिए इस सेट में आपको 3 पॉइंट्स लिखने थे फॉर 1 मार्क ईच, और यहां पर जो डायग्राम था इस डायग्राम पे आपको मिल रहे थे 2 मार्क, और ये पॉइंट पर आपको मिल रहे थे टोटल 3 मार्क। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। यहां मेरा कंप्लीट होता है सेक्शन डी ऑफ दिस सेट ए। अब हम आते हैं सबसे लास्ट सेक्शन पर, सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको फिजिक्स का मिलेगा क्वेश्चन नंबर 39। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हमें यहां पर एक पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से लिया गया है, पूरा स्टेटमेंट दिया है ऑल दैट। तो हम एक एक करके इसके क्वेश्चन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो 4 मार्क का होता है जनरली वाला सेक्शन जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है लिस्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ओके, द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट आर दे हैव हायर रेजिस्टिविटी देन द प्योर मेटल्स। ठीक है, और दूसरा है डज नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न एट हाई टेम्परेचर। तो हीटिंग एलिमेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और दूसरा है इट शुड नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ओके, इसी का हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। लिस्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है।
जब भी करंट ज़्यादा हो जाता है तो वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की दो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले दिया है इट मस्ट हैव हायर रेजिस्टिविटी देन अ प्योर मेटल, और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है जनरली वो टिन वायर यूज होता है। ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्यूज में। सी वाला ऑप्शन दिया है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स, explain how a fuse wire is capable of saving electrical appliance from getting damaged due to accidentally produced high current। ठीक है, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज और वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, दूसरा है कि व्हेन हाई करंट फ्लोज इन द सर्किट एक्सीडेंटली द फ्यूज वायर मेल्ट्स ब्रेक्स द सर्किट, thus a fuse wire is capable of saving electrical appliance from getting damaged due to accidentally produced high currents। ओके, तो यहां पर फ्यूज का पूरा प्रिंसिपल और उसका पूरा वर्किंग इन शॉर्ट में समझाया हुआ है। इस सी का और एक और पार्ट है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है। हमें इलेक्ट्रिक हीटर का पार दिया हुआ है 1100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, हमें निकालना है करंट। ठीक है, तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, तो हमें ये दे दिया है, वी दे दिया है, हमें निकालना है आई, तो आई बन जाएगा आपका पी अपॉन वी। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर हमसे इसके बाद और एक चीज पूछा, व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ अ रेटिंग 5 एम्पियर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकाल लेंगे आई। ओके, तो आई बन जाएगा यहाँ पर आपका पी अपॉन वी, यहाँ पर P अपॉन V हो जाएगा वो। ओके, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 1100 डिवाइड बाय हो जाएगा 200, P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो I हो जाएगा P अपॉन V। ओके, तो 1100 इंटू 220 दैट कम्स आउट टू बी 5। सो हमसे पूछा था कुछ इफेक्ट होगा क्या, सो आंसर इज नो इफेक्ट ऑफ द फ्यूज ऑफ 5 रेटिंग, तो वहां पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ये बराबर काम करेगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स साइंस का सेट ए का फिजिक्स सेक्शन। ठीक है, बाकी सब पेपर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।